गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की। तो कल हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इस जो यूनिट है, इस यूनिट में आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम वन बाय वन करके सबको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने हाइड्रोजन का मॉडल पढ़ा था। हाइड्रोजन का बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि हमारा जो मॉडल था वो मॉडल हमारा जो हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमने उस बोर मॉडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी थी, कैसे बोर मॉडल लगता है, कैसे इसकी वहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन एटम की बात की थी। उसके बाद में हमने जब हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था तो हमने वहाँ पे एक मोस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि हमारे पास में वहाँ पे H×m एक फॉर्मूला आया था जो किसके इक्विवेलेंट था, आपका डेल x डॉट डेल p के इक्विवेलेंट था। देखिए, जब हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत हमने पढ़ा था तो हमने ये चीज़ इजीली डिस्कस कर ली थी कि अगर हम किसी भी एक, चाहे वो स्थिति में अनिश्चितता हो चाहे वो संवेग में अनिश्चितता हो, तो अगर स्थिति और संवेग में अनिश्चितता थी तो हमने p का यहाँ पे क्या था m डेल v, तो ये हो गया डेल v, यानी कि डेल x डॉट डेल v ग्रेटर देन इक्वल टू h×m जो हमारे पास में फॉर्मूला आया था। तो संवेग की बात करें हम चाहे स्थिति की बात करें, इन दोनों के हमने जो रिलेशंस लिए थे तो हमने क्या कहा था कि जब भी हम किसी, चाहे स्थिति की बात करें, संवेग की बात करें, वेग की बात करें, अगर हम किसी भी एक चीज़ को निश्चित करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे पक्ष में अनिश्चितता अपने आप बढ़ जाएगी, या दूसरे जो साथ में जिससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी अनिश्चितता अपने आप ही बढ़ जाएगी। यानी कि एक में अनिश्चितता आना तो श्योर ही है। तो ये तो था हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत जिसमें हमने H×m की वैल्यू पढ़ी थी और वहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आया था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का कि यहाँ हमारे पास में जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो द्रव्यमान जो होता है, मॉलिक्यूलर मास बोलो, द्रव्यमान वेट बोलो, ये जो द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान के ऊपर ही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत टिका हुआ रहता है। सिंपली बात होती है, सूक्ष्म कणों के लिए द्रव्यमान का m का मान कम होगा, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू होगी उसका मान ज़्यादा आएगा, अनिश्चितता का मान हमारे पास में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर आपके मास जो है, द्रव्यमान जो है उसका वेट ज़्यादा होगा तो आने वाली जो वैल्यूज़ होती है उसकी जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी और यानी कि नगण्य के तौर पर आएगी, न के बराबर आएगी। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार केवल और केवल सूक्ष्म कणों की अनिश्चितता ज्ञात की जा सकती है, वृहद कणों के या मैक्रोमॉलिक्यूल्स की आप कोई भी जो अनिश्चितता वो ज्ञात नहीं कर सकते हो। इसके बाद में हम नया टॉपिक लेते हैं, द ब्रोंगली परिकल्पना। आपने बहुत सारी पढ़ रखी है इस चीज़ के बारे में, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रखी होंगी आप लोगों ने। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टीन सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है। बस उन्हीं को मर्ज करके हमारे पास में द ब्रोंगली परिकल्पना हाइपोथेसिस जो है वो आ रही है। सिंपली जो चीज़ है हमारे पास में, जो प्रकाश होता है वो तरंग और कण के रूप में द्वैत प्रकृति शो करता है। यानी कि जो प्रकाश होता है वो तरंग और कण के रूप में क्या करता है, द्वैत प्रकृति शो करता है। किस किस के रूप में, एक होता है तरंग के रूप में और दूसरा होता है तरंग और कण के रूप में। अगर तरंग के रूप में प्रकाश आता है तो तरंगीय प्रकृति हो गई और कण के रूप में प्रकाश आता है तो कणीय प्रकृति हो गई। तो इन दोनों को मिलाकर कौन सी प्रकृति हो जाती है, द्वैत प्रकृति, तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति। तो प्रकाश की दो प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति, दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोल सकते हैं, द्वैत प्रकृति कह सकते हैं। तो जो हमारे पास ड्यूअल नेचर होता है ऑफ लाइट का, जो ये ड्यूअल नेचर है, द्वैत जो प्रकृति होती है, वो प्रकाश की अनेक घटनाएं, जैसे व्यतिकरण हो गया, व्यतिकरण हमारा इंटरफेरेंस जिसको हम बोलते हैं, विवर्तन डिफ्रैक्शन हमारा हो गया, परावर्तन रिफ्लेक्शन हो गया, घूर्णन हो गया, पोलराइजेशन, ऐसी बहुत सारी जो हमारे पास में तरंग सिद्धांत के आधार पर जो घटनाएं होती हैं उन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति यानी कि द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हमारे पास में शो होता है। तो सिंपली इन सब में क्या होता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव जो हमने पढ़ा है अभी, उस उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम है, रमन प्रभाव है, आदि जो ये प्रकाश के गुण हैं हमारे पास में, उनकी व्याख्या तो तरंग सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकती है। यानी कि इनका स्पष्टीकरण किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, प्रकाश के कण के रूप में या कणीय प्रकृति के रूप में इनका स्पष्टीकरण हो सकता है। और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हम कणीय प्रकृति में स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, उनके स्पष्टीकरण के लिए हमें तरंगीय प्रकृति का होना आवश्यक होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका हम सफलतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं कणीय प्रकृति में, और कुछ ऐसे होती हैं जिनका सफलतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं हम तरंगीय प्रकृति में। तो
हमारे पास में ओवरऑल एक ऐसा रिलेशन आना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम दोनों प्रकृतियों का हम अध्ययन कर सके, कणीय प्रकृति का भी अध्ययन कर सके और तरंगीय प्रकृति का भी अध्ययन कर सके। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो होती है वो तरंग के रूप में न चलकर किसके रूप में चलती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है, जिसको हम क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। ये बात हमारे पहले भी हो चुकी जब हमने फोटोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। तो ये जो फोटोन और क्वांटा होते हैं, इन्हीं के रूप में ही हमारे जो प्रकाश का जो होता है छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वो हमारे पास में चलते रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं हमारे पास में फोटोन के जो प्रकाश के जो कण छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलते रहते हैं, तो वो हमारे पास में वैसे के वैसे चलते, जो हमारे पास में आते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एज यूजुअल वैसे की वैसे रहती है। यानी कि फोटोन होता है, क्वांटा होता है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ऊर्जा के। तो इन सब के अकॉर्डिंग हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को किस तरीके से हम प्रस्तुत कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे फोटोन सिद्धांत पे, तरंग सिद्धांत पे, या प्रकाश की जो हमारे डुअल नेचर ऑफ द लाइट, प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति होती है उसके ऊपर। तो देखिए हम सिंपली बात करते हैं डी ब्रोगली परिकल्पना की। तो जो डी ब्रोगली परिकल्पना है उसने कहा कि जो प्रकाश होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है, और 1924 में इसने इस तरीके का कुछ हमारे पास में सॉल्व किया, शॉर्ट आउट किया कि जो प्रकाश होता है वो डुअल नेचर शो करता है, द्वैत प्रकृति शो करता है। तरंगों के जो द्रव्य हैं छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं, जिनके द्रव्य कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इन द्रव्य कणों के संबंध में द्रव्य तरंगे जो होती है उन तरंगों को हम बोलते हैं द ब्रोगली तरंगे, यानी कि ब्रोगली हाइपोथेसिस जो 1924 में डिस्क्राइब की गई है उसके ऊपर जो हमारे जो द्रव्य तरंगों के जो द्रव्य कण होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उनको बोला जाता है हमारे पास में द्रव्य तरंगे। यानी कि द्रव्य तरंगे जो हमारे पास में वर्ड आया है द्रव्य तरंगे, इनके अंदर हमारे पास में आ गया जो द्रव्य कण है, द्रव्य कण हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इन द्रव्य कणों से जो रिप्रेजेंट होने वाली तरंगे होती हैं, इनसे संबंधित जो तरंगे होती हैं उनको बोला जाता है द ब्रोगली तरंगे। क्या बोला जाएगा? द ब्रोगली तरंगे। ठीक है, तो ये जो द ब्रोगली तरंगे हमारे पास में आई हैं, अब इसकी जो परिकल्पना है उसका हम जब डिस्क्रिप्शन करते हैं तो प्रकाश के दो रूप मैंने कि डुअल नेचर के लिए हमने बताया था, दो प्रकृति होती है। तरंगों के रूप में अगर हम ऊर्जा को डिनोटेड करते हैं तो तरंग के रूप में ऊर्जा, तो हमारे पास में फॉर्मूला आता है E बराबर एच न्यू। ठीक है, ये जो E बराबर एच न्यू हमारे पास में आया है वो E बराबर एच न्यू हमारा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आ गया आपके पास में E बराबर एच न्यू। दूसरा हमारा पता, जब कण के रूप में बात करते हैं, कण के रूप में ऊर्जा, तो हमारे पास में दिमाग में सटाक से एक बात आती है आइंस्टीन का समीकरण, जो क्या था E बराबर mc²। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे दोनों में ही ऊर्जा है, चाहे वो तरंगीय रूप में हो चाहे वो कणीय रूप में हो। E बराबर एच न्यू, E यहाँ पे ऊर्जा है, H यहाँ पे प्लांक नियतांक है और न्यू हमारी आवृत्ति है। यहाँ पे E बराबर ऊर्जा, m बराबर आपका द्रव्यमान, c बराबर प्रकाश का वेग होता है, और हमारे पास में दोनों का काम हो जाता है। m फोटोन का जो द्रव्यमान होता है, c प्रकाश का वेग होता है। अगर हम इन दोनों को इक्वल करें, यानी कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को एक दूसरे के सामने प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमारे पास में क्या हो गया, एच न्यू इक्वल टू mc²। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया, एच न्यू इक्वल टू mc²। अब देखिए हमारे पास में एच न्यू इक्वल टू mc² है। अगर हम इस c को, एक c को इधर लेके जाएं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, mc तो एक तरफ रहेगा एच न्यू अपॉन c। तो आपने कहीं एक पढ़ रखा होगा जो हमारे पास में न्यू अपॉन सी होता है, यानी कि न्यू अपॉन जो सी होता है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू जो होता है, न्यू जो होता है न्यू सी अपॉन लैम्डा, या सिंपली हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो हमारे पास में सी अपॉन न्यू है, सी अपॉन न्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। ये हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एम सी इक्वल टू एच अपॉन
लैम्डा, हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास में क्या बोल सकते हैं, हमारे पास में जो इस फॉर्मूला समीकरण नंबर जो 3 हमारे पास में आई, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। हमारे पास में एक फॉर्मूला आया है, और आपको पता है एम सी को हम पी से भी डिनोटेड कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं एच अपॉन पी। यानी कि हमारे पास में जो समीकरण बन रहा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ रही है, क्योंकि हम एम सी को एम वी के अकॉर्डिंग भी डिनोटेड कर सकते हैं। एम सी इज इक्वल टू हम कर सकते हैं एम वी। तो अगर हम एम वी करें तो आपको पता है मास और वॉल्यूम जो होती है, आपका जो वेलोसिटी जो होती है, मास और जो वेलोसिटी होती है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका संवेग कहलाता है। और संवेग के लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, mv होता है, और यहाँ पे हमने m से डिनोटेड कर रखा है। और यहाँ पे देखो द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान और प्रकाश का वेग, वेलोसिटी जो हमारे पास में आ रही है वही चीज़ यहाँ पे काम में आ रही है, वेग काम में आ रहा है और द्रव्यमान काम में आ रहा है, तो हम उसको संवेग के डिनोटेड भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो दे ब्रोगली परिकल्पना है, उस परिकल्पना के अंदर हमारे दो आते हैं काम में समीकरण, प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति होती है, तरंग के रूप में हो या चाहे कण ऊर्जा के रूप, कणीय प्रकृति के रूप में हो, दोनों के अंदर एक में प्लांक नियतांक, प्लांक का जो हमारा समीकरण है वो काम में आता है, दूसरे के अंदर हमारे पास में जो ऊर्जा का आइंस्टीन समीकरण है वो काम में आता है। ठीक है, दोनों समीकरण की इक्वेशन को हमने इक्वल किया, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम सी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। तो जो हमारे पास में एम सी जो हमारे पास में आया है उस, और यहाँ पे एच न्यू अपॉन सी जो हमारे पास में आया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, इंटरचेंज किया तो लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो हमारे पास सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में डेवलप हो रही है, सी अपॉन न्यू, तो हमने उसकी रिप्रेजेंट कर दिया लैम्डा से। अब हमारे पास में जो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी आ रहा है, वो हमारे पास में एक इंटरचेंजिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है। जब हम देखते हैं कि हमारे पास में mc प्रकाश का जो वेग और द्रव्यमान का, फोटोन का जो द्रव्यमान होता है उसका गुणनफल होता है, और हम से सेम टू सेम संवेग के अंदर भी यही फॉर्मूला काम में आता है, केवल वहाँ पे हम v से डिनोटेड करते हैं, तो mc को हम mv के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी आ गया है। यानी कि सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो तरंग दैर्घ्य आया है, यानी कि हमारे पास में जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य है जो वो संवेग जो होता है उस संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी गतिमान कण का जो संवेग होता है उसके तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो कण होते हैं उनकी गति और उनके संगलित तरंग दैर्घ्य में जो संबंध आ रहा है, उनके संवेग और उनके जो तरंग दैर्घ्य में संबंध आ रहा है, वो संबंध ही हमें क्या बताता है, दे ब्रोगली समीकरण को प्रस्तुत करता है। तो हमारे पास में लैम्डा एच अपॉन पी जो है हमारे पास में संवेग और जो तरंग दैर्घ्य का रिलेशन है वो क्या होता है, दे ब्रोगली आपकी परिकल्पना बोल सकते हो, दे ब्रोगली समीकरण बोल सकते हो। और इसी के थ्रू हम ये शो कर सकते हैं कि जो प्रकाश होता है तो उसकी प्रकृति तरंगे भी होती है और कणीय भी होती है। जो प्रकाश की घटनाएं होती हैं वो ना तो तरंग सिद्धांत पे कंप्लीटली काम कर सकती है और ना ही कणीय सिद्धांत पे कंप्लीटली काम कर सकती हैं। तो जैसे विवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, अवशोषण, रमन, प्रभाव, ये सारी चीजें हैं वो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे से लिंक होती है, लेकिन ये कणीय प्रकृति और तरंगी प्रकृति दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो दे ब्रोगली परिकल्पना हमें ये स्पष्ट करती है कि जो प्रकाश होता है वो डुअल नेचर में होता है, यानी कि डुअल नेचर ऑफ द लाइट होता है, द्वैत प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति और तरंगी प्रकृति, और संवेग और जो तरंग दैर्घ्य होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और गतिमान कण का संवेग उसके तरंग दैर्घ्य के हमेशा क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। और ये थी हमारी दे ब्रोगली परिकल्पना। नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।